हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस सेशन में जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसका, कौन से चैप्टर का, सीड का स्ट्रक्चर और जर्मिनेशन कैसे होते हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले जो सारे सेशन थे उसमें हमने किसके बारे में, सीड के बारे में पढ़े, फ्रूट के बारे में, ग्रेन के बारे में, हमने बीन सीड के बारे में, मेज सीड के बारे में पढ़े, उनके बीच डिफरेंशिएशन देखे, मोनोकोटिलेडन क्या होता है, डाइकोटिलेडन क्या होता है, उसके बारे में भी हमने समझे थे। अगर आपने अभी तक नहीं समझे हैं तो वीडियो ऑलरेडी वन स्टेप टूवर्ड्स मैनकाइंड इस चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। आई होप आपको ज़रूर समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो पहले जो चीज़ होता है जर्मिनेशन प्रोसेस में एंटर करने से पहले हमें क्या जानना ज़रूरी होता है कि सीड के अंदर ये जो जर्मिनेशन किससे होगा, सीड से होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक टाइम आएगा उसके अंदर जर्मिनेशन के लिए एम्ब्रियो रहेगा। हमने भी एम्ब्रियो के बारे में पढ़े थे कि जब तक उसको एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होता है तो सीड के अंदर एक डॉर्मेंट एम्ब्रियो रहता है। डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है, ए पीरियड ऑफ रेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ना, जब वो सीड में वो जो एम्ब्रियो होता है वो इनएक्टिव कंडीशन में रहती है। कब तक इनएक्टिव कंडीशन में रहेगी, जब तक उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल जाता, फेवरेबल एटमॉस्फेयर्स नहीं मिल जाता। तो फेवरेबल एटमॉस्फेयर्स क्या है, जैसे कि हमें उसको सनलाइट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। तो दीज आर सम काइंड ऑफ फेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोइंग ऑफ सीडलिंग। ओके, तो ये जो केमिकल एक्टिविटीज़, तो पहले हमने जान रखे कि एम्ब्रियो में जो एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर वो डॉर्मेंट कंडीशन में पहले रहता है। डॉर्मेंट का मतलब मैंने समझा, ये इनएक्टिव कंडीशन में रहती है। ठीक है, जितना केमिकल एक्टिविटीज़ होती है लाइफ साइकिल में, ठीक है, तो वो एम्ब्रियो में होती है बट वो इनएक्टिव रहती है। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, उससे सीडलिंग नहीं निकलता है। ठीक है, तो उसके बाद जो ड्राई सीड होता है वो क्या कंज्यूम करती है, वो ऑक्सीजन कंज्यूम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट करती है। जैसे कि जब तक ये ड्राई सीड में एम्ब्रियो रहेगा वो ऑक्सीजन अंदर लेगा, ऑक्सीजन इनहेल करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेगा। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है बहुत छोटे क्वांटिटीज़ में होती है एंड दे रिलीज सम हीट एज वेल। ओके, तो जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, उसको प्रॉपर लाइट मिल जाती है, वाटर मिल जाती है, उसके बाद वो जो डॉर्मेंट एम्ब्रियो रहती है वो एक्टिव होती है एंड स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू ए सीडलिंग। ओके, तो अभी हमें ये समझना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जर्मिनेशन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीडलिंग का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो से, उसको जर्मिनेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए सीडलिंग डेवलप्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ठीक है, अभी अगर हम वो सारे फेवरेबल कंडीशंस की बात करते हैं, तो जैसे कि पहले वाटर हो गया, तो सीड क्या करती है, एनवायरनमेंट से वाटर को ऑब्टेन करती है। तो वाटर कहाँ से ऑब्जर्व हो जाता है, वो हमारे सॉइल सरफेस से ऑब्जर्व हो जाता है, बट मेनली थ्रू द माइक्रोपाइल। हमने माइक्रोपाइल के बारे में पढ़े थे ना, प्रीवियस क्लास में ही मैंने समझाई थी। तो माइक्रोपाइल, जब हम कोई सीड को भिजा के रखते हैं पानी में शो करके, तो वो किससे स्वेलोइंग हो जाती है, पानी को कैसे ऑब्जर्व, माइक्रोपाइल के द्वारा है। तो अगर हम वाटर की यूजेस की बारे में बात करते हैं, जो सीड होता है वो स्वेलिंग होता है, सीड कोट रप्चर होता है, उसका रेडिकल जो होता है वो एलंगेटिंग होता है, जिसके द्वारा कि वो बाहर आती है। चारा की पौधे में जो सीडलिंग होता है तो हमें दिखते हैं ना, वो एक वाइट कलर का बाहर आते हैं, वो तो रेडिकल है क्योंकि वो तो आगे चल के रूट ही होगा ना, एंड फॉर्म द रूट सिस्टम। एंड
water is necessary for chemical reactions also, for the enzymes to act upon the food stored in the cotyledons or endosperm, so that it may convert into a diffusible form, dissolved and utilized by the growing embryo. ओके, ये तो रह गया हमारा वाटर. अब भाई अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वाटर है, जितना सनलाइट है. तो ये जो होता है, अगर लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर आर अनसुटेबल फॉर जर्मिनेशन, जिसके लिए जितना कितना तापमान चाहिए होता है, मॉडरेटली वार्म चाहिए होता है. जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये अच्छे से जर्मिनेशन हो पाए. अगर उससे ज़्यादा हुआ या फिर 25 डिग्री से कम हुआ तो दिस इज़ नॉट सुटेबल फॉर जर्मिनेशन. ठीक है. तो उसके बाद क्या होता है, जो लो टेम्परेचर होता है वो ग्रोथ को इनिबिट कर देता है. हाई टेम्परेचर जो होता है वो डेलिकेट टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है. ठीक है ना. अभी अगर मैंने तो टेम्परेचर कितना मैंने बोल दिया, तो जो 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस की ये जो मॉडरेटली तापमान रहती है उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन बोलते हैं. ठीक है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. सीड्स ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स ऑफन नीड अ हायर टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन दैन दोज ऑफ द टेम्परेट रीजन्स. अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, दिस इज़ अ वेरी मच वाइटल गैसेस फॉर जर्मिनेशन. ड्यूरिंग जर्मिनेशन देयर इज़ रैपिड सेल डिवीजन. सेल ग्रोथ होना भी ज़रूरी होता है, उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए होता है. तो वो जो एनर्जी होता है ये अवेलेबल होता है रेस्पिरेशन में. अच्छा, अभी बच्चों ये बताओ कि रेस्पिरेशन क्या होती है. दिस इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. हाँ, हमने रेस्पिरेशन के बारे में भी अब हम तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड 10 में पढ़ेंगे. बेसिकली अभी मैं बता देती हूँ रेस्पिरेशन क्या होता है ना. फूड का ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. एंड हेंस द नीड फॉर ऑक्सीजन. ओके, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है जो जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी. ये तो रहा आज का सेशन. मुझे लगता है कि आप सब कुछ समझ चुके होंगे. अगले सेशन में हम जर्मिनेशन के बारे में और